Namaskar. Dear participants, let me introduce to our expert, Dr. Jaya Srivastav. She is an associate professor, Department of Sociology at Baba Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow. She was awarded by Raman Fellowship Postdoctoral Research at University of Houston. And am I audible? Yes, Am I yes. okay? And Claire Lake, US on globalization, environmental consciousness, and gender, a study of view of US people with a focus on India's position on the issue of degradation of natural resources and climate change. Your main area of work is gender studies and social gerontology. You have presented more than 40 papers in various national and international seminars, conferences. Her publication includes more than 25 paper in bioreputed publications. She has invited many countries like US, South Korea, Indonesia on academic assignment. She has awarded by various scholarship fellowship. We welcome you, ma'am, and we are highly obliged for coming at on short notice. I know you are very busy, so I'm not taking so much time. Please come and deliver your lecture. Thank you, ma'am. Thank you very much, Vinita ji. Am I audible? Means Yes, it's okay. My voice is okay. yes, ma'am. Yes, ma'am. नमस्कार. सर्वप्रथम आज के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों, विशेषकर माननीय प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर अनुराधा तिवारी जी, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम वर्मा जी, कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम डॉक्टर विनीता लाल जी एवं इस ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के समस्त प्रतिभागियों को मेरा आत्मीय अभिवादन। मैं आभारी हूं संयोजन समिति के समस्त सदस्यों का, विशेषकर डॉक्टर विनीता लाल जी का, जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के संकट काल में जब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूर्णतया बंद हैं, ऐसे समय में स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स और सोशल साइंसेस के रिक्वायरमेंट्स और उनके लार्जर बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा और मुझे उस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मित्रों, कोविड-19 जैसे भयंकर आपदा को इस प्रोग्राम के माध्यम से डॉक्टर विनीता लाल जी और उनकी टीम ने आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रयास किया है वो वाकई सराहनीय है। अब मैं आप सभी को विषय की ओर ले चलूंगी। मेरा आज का विषय जिस पर मुझे चर्चा करनी है वह है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी शोध समस्या का निर्माण या शोध समस्या का चयन या सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसे सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है अपने रिसर्च के टॉपिक का निर्धारण करना। यानी आज हम सभी ये समझेंगे कि हम किस प्रकार रिसर्च टॉपिक का निर्धारण करेंगे या हमें रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक के निर्धारण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। In fact, I will explain the technicalities and intricacies of formulation of research problem. लेकिन सबसे पहले आप सभी को मैं थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, क्योंकि इसके बैकड्रॉप में ही हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से फॉर्मुलेट करें और वो तो सबसे पहले रिसर्च के बारे में मैं बताऊंगी कि रिसर्च क्या है। एक्चुअली रिसर्च इज one of the way to find answers to your question.
It's a way of critical thinking, in fact. तो जब आप ये कहते हैं, when you say that you are undertaking a research and a research study to find your answers to a question, it means that you are undertaking a research study to find out answers to a question. यानी आप अपना जो शोध का अध्ययन, जो आप शोध अध्ययन कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके शोध संबंधित प्रश्नों का उत्तर पाने की एक प्रक्रिया है. हाँ, और एक्चुअली जैसे ही आप ये सोचते हैं कि आपको एक शोध प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, I want to request Vinita ma'am, kindly stop your video. It's distracting. Yes, ma'am. मैं Yes, थोड़ा ma'am. आप प्लीज थोड़ा वीडियो अपनाओ, मुझे आप दिख रही हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. अब सर दिखने लगे. मैं क्या करूं, सिर्फ इट्स ओके, ठीक है. Raghavendra sir, please close your video. Sir, close your video. एक्चुअली आप लोगों की एक्टिविटीज मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. फिर से तो जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें 3 बातों की ओर इंगित करता है. पहला कि आप जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक फिलॉसफी, एक पर्सपेक्टिव्स के एम्बिट में होना चाहिए, है ना. कि जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारी शोध है, किसी न किसी दर्शन से संबंधित हो, किसी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो. बात को हम और जो इसमें बैटरी सेवर का आ रहा है. मैम, आपका लैपटॉप में बैटरी लो है क्या? नहीं, आपका 100% जो फोन है कोई बात नहीं, लगता है कि फ्लैश का शायद आ रहा है. कैरी ऑन मैम, कैरी ऑन. ओके. तो ये एक्चुअली हम शोध करते हैं, बहुत ऑटोमेटिकली ये पता लगता है, या अगला ये समझता है कि हम जरूर किसी न किसी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वो कर रहे हैं, वो शोध कर रहे हैं, या अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं. और वो जो पर्सपेक्टिव्स है, सैद्धांतिक पर्सपेक्टिव्स, हम सभी सोशल साइंटिस्ट जानते हैं कि ये बहुत ढेर सारे हैं. ये या तो हो सकता है पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, या मॉडर्निस्ट हो सकता है, हो सकता है, हाँ, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हो सकता है, फेनोमेनोलिस्ट हो सकता है, या पार्टिसिपेटरी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. तो ये सबसे ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो शोध है या हमारा शोध का समस्या है वो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव के अंदर जरूर है. दूसरी बात, हमें उन प्रोसीजर, मेथड्स और टेक्निक को यूज होगा जिसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट की जा सके, यानी जिसकी
वैधता और विश्वसनीयता चेक की जा सके। इसका मतलब क्या है कि वैधता का मतलब क्या है कि वैधता का मतलब ये है कि आप ये इंश्योर करते हैं कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं शोध के दौरान वो पूरी तरह से करेक्ट है। और ये प्रक्रिया जैसे कि वो करेक्ट है कि नहीं इसको चेक करने की प्रक्रिया आप पूरे शोध प्रोसीजर में, पूरी रिसर्च प्रोसीजर में कभी भी अपना सकते हैं। किसी भी स्टेज में जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये पार्ट है शोध करने का, हमारा जो शोध प्रोसीजर का या शोध की प्रक्रिया का जो ये भाग है ये करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से हम ये दूसरी बात का हम ध्यान रखते हैं। तीसरी बात जो है, द रिसर्च प्रोसेस इज डिजाइन टू बी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। इस तरह से हमें अपनी पूरी रिसर्च की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि जिससे वो पूरी तरह से पक्षपात विहीन हो और वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ हो। तो इसके लिए आपको वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता जो इसका उल्टा है, इसका एंटोनिम है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसका बाइनरी एंटोनिम नहीं कहेंगे, इसका बाइनरी ऑपोजिट है ना। तो उसका मतलब हम पहले समझेंगे कि बायसनेस क्या होता है। जैसे बायसनेस का मतलब होता है कि टू हाइड और कंसील और टू हाईलाइट एनी फैक्ट, मतलब डेलिबरेटली आप किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को आप छुपाते हैं या उसे हाईलाइट करते हैं और उसके पीछे कोई आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो ये बायसनेस होती है ना। तो इस चीज को हमें मिनिमाइज करना होता है शोध में। दूसरी बात कि हमें अपनी शोध की पूरी प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वो वस्तुनिष्ठ हो सके। यानी वस्तुनिष्ठ यानी हम जैसे कि एक वस्तु होता है और वस्तु का हम आकलन बिना किसी राग द्वेष के करते हैं कि ये वस्तु क्या है। मान लीजिए कि ये ग्लास है, तो ये ग्लास कांच की है और इसमें पानी भरा हुआ है और पानी का जल का जो वाटर का कलर है वो कलरलेस है, रंगहीन है। तो इसमें हम चाहते हुए भी ये नहीं कह सकते हैं ये कलरफुल वाटर है इसके अंदर या कलरफुल ग्लास है। यानी हम पूरी तरह से अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। तो हमें इस तरह का ही शोध डिजाइन करना चाहिए। हालांकि आप सब्जेक्टिविटी की भी बहुत गुंजाइश है या बहुत ही पॉपुलर हो गया है, यानी लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम जब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी करते हैं तो उसको भी ऑब्जेक्टिवली करें, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिविज्म के एम्बिट में करें। आप सभी जानते होंगे जो सोशियोलॉजी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या उसके स्टूडेंट्स हैं, हम सभी हैं, मैं भी समाजशास्त्र विद्यार्थी हूँ, तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो सब्जेक्टिविटी के बारे में मैक्स वेबर ने बताया वर्स्टहेन के माध्यम से कि हम जब अध्ययन करने जाते हैं तो अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखें, यानी putting your foot in other person's shoes, यानी आप अपने पैरों को दूसरे के जूते में डाल के देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो ये तो बहुत ही जनरल और बहुत ही सामान्य सी बात मैंने कह दी, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली या बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट भी है एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म का, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। खैर मैं उसके अंदर बहुत डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे आपको फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बताना है। तो हमें एक्चुअली जब हम रिसर्च प्रोसेस करते हैं, यानी जब हम अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम इन तीन बातों को जो अभी मैंने बताया आपको कि
तीन महत्वपूर्ण तीन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो शोध है वो किसी ना किसी फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में हो, यानी किसी ना किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से गवर्न्ड हो, गाइडेड हो, या उसकी अम्ब्रेला में। दूसरी बात कि वो बहुत रिलायबल हो और वैलिड हो, और तीसरी बात अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज जो है ये हम जैसे ही कहते हैं कि हमने रिसर्च किया है, तो सामने वाला व्यक्ति जो इन सब बातों से अवगत है वो यही सोचता है कि हम इस तरह से ही रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च बहुत सिंपल तरीके से नहीं की जाती है कि बस रिसर्च यानी हम कुछ खोज रहे हैं, उसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च के बारे में बताऊंगी, रिसर्च यानी शोध के प्रकार के बारे में। तो शोध का जो प्रकार है, या जो हम शोध को वो तीन पर्सपेक्टिव्स के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है एप्लीकेशन के आधार पे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। तो इसके आधार पे हम उसको प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में बांटते हैं। ये आप सभी वाकिफ होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरा जो आधार है, दूसरा जो बेसिस है रिसर्च को वर्गीकृत करने का, वो है ऑब्जेक्टिव्स इन अंडरटेकिंग द रिसर्च, यानी हमारा जो उद्देश्य है रिसर्च करने का वो क्या है। हाँ, तो इसके आधार पे रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इत्यादि। इस तरह के और भी इसके टाइप्स हैं जो उद्देश्य के आधार पे हम उसको वर्गीकृत करते हैं। और तीसरा जो बेसिस है शोध को वर्गीकृत करने का, वो है मोड ऑफ इंक्वायरी, यानी मोड ऑफ इंक्वायरी के आधार पे हम उसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के आधार के वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, यानी हमारा जो इंक्वायरी करने का मोड है, हम किस तरह से हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। तो अगर हम क्वांटिटेटिव तरीके से करते हैं, यानी मतलब मात्रात्मक तरीके से करते हैं, तो एक अलग प्रकार हो गया शोध का, क्योंकि हमारा अप्रोच डिफरेंट है ना। तो और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हमारा शोध करने की जो रीजनिंग है, वो दो तरह के रीजनिंग पे आधारित होती है। एक को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं और दूसरे को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज डिडक्टिव रीजनिंग, एंड इंडक्टिव रीजनिंग इज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। हाँ, मैंने थोड़ा एक्चुअली इसमें क्या है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग में हम डायरेक्ट फील्ड में जाते हैं, और यानी हमारा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जो विषय का ज्ञान है, बस उतने को हम लेके जाते हैं फील्ड में। यानी हम पहले से किसी के सिद्धांत को और उसको ध्यान में रख के हाइपोथेसाइज नहीं करते, हम डायरेक्ट फील्ड में जाते हैं और हम अलग अलग केसेस को, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, इस तरह से ये अलग अलग केसेस का हम अध्ययन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और जो सिद्धांत होता है वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है, वो सामान्य कहा जाता है, वो सामान्यीकृत तथ्य होता है। तो फ्रॉम पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल केसेस से हम जब फील्ड में जाते हैं तो इंडिविजुअल एक एक केस की स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं, जो कि वो फाइनल जो सिद्धांत होता है। और ये जो रीजनिंग होती है, ये जो तर्क, जो ये अप्रोच है रीजनिंग की, इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। हाँ, एक्चुअली इंडक्टिव रीजनिंग का आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव को आगमन और निगमन कहते हैं। एग्जैक्ट किसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में जो टर्म है इंडक्टिव, उसका
देखना हो, मतलब उसको आई थिंक अभी मैं हो सकता है शायद मिक्स कर दूं, क्योंकि लेकिन इंडक्टिव का जो अर्थ मैंने आपको बताया वो यही होता है, और डिडक्टिव का मतलब होता है कि आप पहले से किसी सिद्धांत को के बेसिस पे अपने अपने आइडियाज को हाइपोथेसाइज करके जाते हैं, यानी प्राकल्पना का निर्माण करके जब फील्ड में जाते हैं, तो यानी आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट को लेते हैं शोध के प्रारंभ में, और उसके बाद उसके बेसिस पे आप अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और उसके बाद प्राकल्पना का निर्धारण करते हैं, और उसी के आधार पे, उसी के लाइट में आप अपने आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, और संग्रहण करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और कंक्लूजन, तो इस तरह से ये जो हुआ ये जनरल टू पर्टिकुलर हुआ। आप धीरे धीरे, मतलब आप अपने माइंड में एक सिद्धांत को लेके जा रहे हैं और अलग अलग केसेस में आप इसको देख रहे हैं। तो ये शोध करने के पहले, या शोध का जो प्रॉब्लम या शोध की समस्या का चयन करने के पहले, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो हमें रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम कैसे क्रियान्वित करते हैं, कैसे हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, या किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उसको थियोरेटिकल, देखिए रिसर्च का एक थियोरेटिकल पार्ट अलग होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट अलग है। जब आप फील्ड में जाएंगे और किस तरह से आप उसको कन्वर्ट करेंगे, आप अपने जो लेके आप चले हैं, आप जो रिसर्च क्वेश्चन को या जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली ऑपरेशनलाइजेबल है कि नहीं, वो एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं, ये आपको शुरुआत में ही देख लेना पड़ेगा। और कैसे देखेंगे, किसके बेसिस पे? अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने एजुकेशनल ट्रेनिंग के आधार पे कि आप किस सब्जेक्ट से ट्रेन है। आई होप कि ये जो प्रोग्राम है ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के स्कॉलर्स होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, सोशियोलॉजी के होंगे, पॉलिटिकल साइंस के होंगे, या और भी होंगे, मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। तो सब अपने अपने सब्जेक्ट की ट्रेनिंग के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से आप उसको देखेंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को, और उसको एसेस करेंगे कि वेदर इट इज ऑपरेशनलाइजेबल इन द फील्ड और नॉट। आप इस चीज को बहुत पूर्वक देखेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शोध की प्रक्रिया है वो समझ लीजिए कि ठीक उसी तरह से होती है जैसे कि आप यात्रा करने जाते हैं। जैसे आप यात्रा करने के पहले सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि आप जैसे आपकी मंजिल क्या होगी, आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, आप किस रास्ते से जाएंगे, या उस रास्ते, मतलब ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपको कॉलेज जाना है, तो आप सबसे पहले तो घर में आप पहले डिसाइड करेंगे कि आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, और अगर यूनिवर्सिटी भी जाना है तो उसके अंदर लाइब्रेरी में जाना है या क्लास अटेंड करना है, ये सारी चीजें, तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं। और यूनिवर्सिटी जाना है तो कैसे जाना है, किस रास्ते जाना है, और हम जो मीन्स अडॉप्ट करेंगे वहां तक पहुंचने का, जो यातायात का साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो अडॉप्ट करेंगे वो कौन सा होगा। तो उसके पीछे भी आप अपने टाइम, मनी और अदर रिसोर्सेज जो भी है उसको ध्यान में रख के ही डिसाइड करेंगे। तो हमारा जो रिसर्च है वो ठीक इसी तरीके से है। पूरा हमारा जो रिसर्च का जो प्रोसेस है, जो शोध की प्रक्रिया है, वो बेसिकली हम 3 भागों में उसको बांटते हैं। पहला भाग है डिसाइडिंग व्हाट, सेकंड है प्लानिंग हाउ, एंड थर्ड है एक्चुअली डूइंग। तो पहले में हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें करना क्या है, दूसरे में है कि हम
प्लान करते हैं कि हम किस तरह से करेंगे, और उसमें सारे टेक्निक, सारे जो मेथड्स हैं उसको अप्लाई करते हैं, और थर्ड जो उसको प्लान करते हैं, और थर्ड में हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं जितना हमने सेकेंड स्टेज में प्लान किया है। तो इस तरह से ये बेसिकली हम शोध की प्रक्रिया को मतलब इस तरह से हम देखेंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा कि ये किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, या हम किस तरह से जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे। तो समझ लीजिए जो फर्स्ट स्टेज है शोध का, जिसमें हम कहते हैं डिसाइडिंग व्हाट, वही स्टेज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। दूसरा जो स्टेज है प्लानिंग हाउ, तो प्लानिंग हाउ में भी उसके भी यानी किस तरह से हम प्लान करते हैं, नियोजन बनाते हैं कि हम किस तरह से रिसर्च को क्रियान्वित करेंगे, तो इसके 4 सब स्टेजेस हैं। इसके भी अंदर में बहुत से उप चरण हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है conceptualizing a research design, सेकेंड है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, थर्ड है सेलेक्टिंग अ सैंपल, और फोर्थ है राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। और फ्रेंड्स लास्ट जो स्टेज है एक्चुअली डूइंग, उसके भी 3 सब स्टेजेस हैं, जिसमें पहला होता है कलेक्टिंग डेटा यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण, और दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कि आप उसको प्रोसेस करते हैं, और तीसरा उसमें है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी तरह से आपको पूरे रिसर्च मैंने आपको रिसर्च का प्रोसेस बता दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि ये जो रिसर्च प्रोसेस के जो ये स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए, उन सारे स्टेप्स पर ढेर सारे मेथड्स और टेक्निक्स के ऑप्शंस होते हैं, बहुत से। आप कौन से मतलब अब मान लीजिए कल डेटा कलेक्ट ही करने जा रहे हैं तो कौन कौन से उसमें टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे, है ना, या टूल्स कौन से अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि टूल्स आप जानते हैं, क्वेश्चनर, प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची या साक्षात्कार निर्देशिका हो सकता है। तो इस तरह से आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, और ये आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा उसमें से मतलब आपको डिसाइड करना होता है कि आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। और वो किसके बेसिस पे होता है? आपके एक्सपर्टीज के बेसिस पे होता है। आप कितने पारंगत हैं, आप अपने सब्जेक्ट में कितने पारंगत हैं, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में कितने पारंगत हैं, और आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इन सारी बातों पे आपका पूरा रिसर्च जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। अब मैं रिसर्च प्रॉब्लम के अर्थ और परिभाषा को भी थोड़ा बताना चाहूंगी कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, शोध की समस्या अपने आप में समस्या नहीं होती है। इस बात को कभी भी आप स्वीकार नहीं करिएगा या इस दिशा में नहीं सोचिएगा कि जो शोध की समस्या अपने आप में एक समस्या होती है, या जितना भी संसार में या समाज में जितनी भी समस्याएं हैं वही सिर्फ हमारे शोध की समस्या हो सकती है और कोई पॉजिटिव बातें नहीं हो सकती हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत, ऐसा हमें नहीं सोचना है। शोध की जो समस्या है वो बेसिकली वो आपका टॉपिक होता है, यानी आप रिसर्च जब करने जा रहे हैं तो आप किस टॉपिक का या किस प्रॉब्लम का स्टडी कर रहे हैं, वो आपके रिसर्च का प्रॉब्लम होता है, ना कि वो पूरे समाज में कोई प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम होता है। हम प्रॉब्लम की भी स्टडी करते हैं और समाज में जो अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव बहुत सी घटनाएं होती हैं, तो पॉजिटिव घटनाओं का भी
सकारात्मक घटनाओं का भी हम अध्ययन करते हैं अपने शोध के अंतर्गत, और वो भी शोध की समस्या ही कहलाती है ना। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ के रखना है। और बेसिकली अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसा, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च आपके प्रश्नों के उत्तर पाने की प्रक्रिया है, बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई ऐसी मान्यता या अवधारणा या सिद्धांत जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं या उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, बेसिकली वो सारी चीजें आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएगी या आपका रिसर्च टॉपिक कहलाएगा। तो एनी क्वेश्चन दैट you want to be answered, or any assumption or assertion that you want to challenge or investigate, can become a research problem or a research topic for your study. तो लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि शोध समस्या का जो चयन है, ये इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमें बहुत सी चीजों को ध्यान देना होगा शोध समस्या के चयन के प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया। आपको हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने भी प्रश्न हैं आपके मन में, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे प्रश्न रिसर्चेबल प्रश्नों में कन्वर्ट हो जाएं। बहुत सी बातें आती हैं, मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक से संबंधित बहुत सी बातें आपके मन में आएंगी, बहुत से प्रश्न आएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है कि ये रिसर्चेबल, सारे प्रश्न संभव नहीं होता है कि वो रिसर्चेबल हो या वो एग्जीक्यूटेबल हो रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, और इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है अपने टॉपिक को फिक्स करना, टॉपिक क्या होगा या उसको डिटरमाइन करना। तो बेसिकली यहाँ तक तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। अब मैं स्पेसिफिकली द प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को बहुत ही विस्तार में बताऊंगी। यानी जो आज का जो टॉपिक है, लेकिन उसके पहले जो अभी तक मैंने बताया वो समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने उन सारी चीजों को आपको बताया। अब रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी सोच समस्या के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है कि योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, यानी वो सब्जेक्ट एरिया जिसमें आप ट्रेंड हैं। कोई इकोनॉमिक्स में है ट्रेंड, कोई सोशियोलॉजी में है, कोई पॉलिटिकल साइंस में है, कोई हिस्ट्री में है। इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट एरिया है, वो उसका नॉलेज आपको अच्छी तरह होना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, योर एक्सपर्टीज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी आपको पारंगत होना है शोध प्रविधियों में। और तीसरी बात, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज टू बी एग्जामिन्ड, यानी जिन मुद्दों को का मूल्यांकन आप करने जा रहे हैं अपने शोध के माध्यम से, उसकी समझ आपको होनी चाहिए, पूरी तरह से समझ होनी चाहिए। तो ये शोध समस्या का जो निर्माण है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये 3 बातों के ध्यान पर आधारित होता है और डिपेंडेंट होता है, यानी योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, योर एक्सपर्टीज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज टू बी एग्जामिन्ड। अब चौथी बात ये है कि एक चौथी बात भी है, 3 बातें बता दी। एक चौथी बात ये है कि द एक्सटेंट टू विच द फोकस ऑफ योर स्टडी इज प्री डिटर्मिन्ड, यानी आपका यानी आपने जो अध्ययन का मुद्दा लिया है, वो स्पेसिफिकली किस विषय पर केंद्रित है और उस केंद्रीयता की सीमा कितनी है,
हाँ, पूर्व निर्धारित सीमाएं होती हैं, वो कहाँ तक उसका फैलाव है, जिस बात को आप अपने शोध में फोकस करने जा रहे हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपको इस तरह से क्लियर है, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि शोध समस्या के निर्माण के वक्त कम से कम आपको अपने सब्जेक्ट एरिया और रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। आप जब अपने टॉपिक के चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो आप स्वयं ये पाते हैं कि ये प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। तो फिर आपको सुपरवाइजर गाइड करता है कि किस तरह से आप इजी वे में, किस तरह से इजीली आप अपनी इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई करें, है ना। तो हमें देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब हम शोध समस्या का निर्माण करते हैं, तो हमें सिर्फ हमारा दायित्व सिर्फ टाइटल को निर्धारित करना ही नहीं होता है। टाइटल निर्धारित करने के बाद, यानी शीर्षक अपने शोध का फिक्स करने के बाद, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है या हमको उस एंगल से, उस लेंस से अपने पूरे प्रोसीजर्स को स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है कि वो जो बात हम लेके चलेंगे वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरेगी, उनमें कौन कौन से टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, कौन से टूल्स होंगे, कौन से मेथड होंगे, किस तरह से हम डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो ये सारी चीजें तभी आ जाती हैं जब हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। यानी रिसर्च प्रॉब्लम आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल स्कैनिंग हो जाए कि हाँ, ये जो टॉपिक है इतना स्पेसिफिक है, इतना बढ़िया है कि अब इसमें क्या क्या होगा वो आपके किस प्रक्रियाओं को शोधार्थी फॉलो करेंगे, वो बिल्कुल आपके टॉपिक को देख के ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ऐसा ही होता है, ये तभी होगा कि जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझें। तो बेसिकली अगर हम कहें, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि हमारी जो शोध की प्रक्रिया है वो एक यात्रा की तरह, पूरे यात्रा की तरह है। हम उससे उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो जो शोध समस्या का जो चयन है, जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, बेसिकली इट्स लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेस्टिनेशन। यानी यात्रा प्रारंभ करने के पहले अपनी मंजिल का जो निर्धारण आप करते हैं उसकी तरह है। यानी डेस्टिनेशन या मंजिल की अनुपस्थिति में यह हमारे लिए असंभव होगा कि हम कौन से, मतलब शॉर्टेस्ट रूट को कैसे ऑप्ट करेंगे। ऑब्वियसली पहले तो मंजिल आपका फिक्स होना चाहिए, तब तो हम वहां तक पहुंचने का साधन ढूंढेंगे, है ना। और किस तरह से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे टाइम, हम जो बहुत इकोनॉमिक हो और वहां तक हम इजीली पहुंच जाए। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और एक बेसिकली एक रिसर्च प्रॉब्लम एक जैसे कि इमारत एक होती है, उसकी बुनियाद की तरह होता है। कि हम सभी जानते हैं कि इमारत की डिजाइन या उसकी ऊंचाई या उसका प्रकार पूरी तरह से बुनियाद या फाउंडेशन पे डिपेंडेंट होता है। यदि बुनियाद वेल प्लान्ड है, यानी फाउंडेशन बिल्कुल वेल प्लान्ड है, स्ट्रॉन्ग है और वेल डिजाइंड है, तो आप ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि इमारत भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि द रिसर्च प्रॉब्लम serves as the foundation of a research study. If it is well formulated, you can expect a good study to follow. एक eminent scholar Kerlinger, जो research methodology में काम करते थे, उन्होंने कहा भी है कि if one wants to solve a problem, one must generally know what the problem is. यानी आपको अगर किसी समस्या
का समाधान करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो समस्या है क्या। आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इट इज दैट यू वांट टू फाइंड आउट। और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि आप फिर से एक बार रिपीट भी करना चाहूंगी कि आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो बिल्कुल आईने की तरह होना चाहिए, कि फिर जिस तरह से आईना बिल्कुल सही पिक्चर देता है ठीक उसी तरह से आपका टॉपिक देखते ही बिल्कुल पता चल जाए कि पूरे जो शोध की प्रक्रिया है वो किस तरह से उस पूरी शोध प्रक्रिया को हमने अडॉप्ट किया है या कौन से टेक्निक्स को एडमिनिस्टर किया है, किसको अप्लाई किया है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि आप अध्ययन ड्रग पेडलर्स पे कर रहे हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपका टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है या किसी ऐसे क्राइम से रिलेटेड है जिसपे इजीली आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो मान लीजिए कि आप जैसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं या ड्रग पेडलिंग, लोग ड्रग्स, बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक जैसे ही पता लगता है कि आपने ये टॉपिक लिया है, ऑटोमेटिकली ये अगले को समझ में आ जाता है कि आपने जो इसमें सैंपलिंग यूज किया या जो आप करेंगे वो स्नोबॉल सैंपलिंग होगा। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? जैसे कि बर्फ का गोला आप पहाड़ पे गिराएंगे तो बर्फ का गोला एक छोटा सा है, वो नीचे जाते जाते बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से स्नोबॉल सैंपलिंग में जब हम किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई ये बहुत विलिंगली, बहुत खुशी खुशी, हैप्पीली ये नहीं बताता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति भी ड्रग बेच रहा है, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है, ये भी काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो बिल्कुल टाइट लिप्ड होता है। तो ऐसे में लोग या तो कस्टमर बन के चले जाते हैं जो रिसर्चर्स हैं, तो वो जाके एक से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर थोड़ा सा अगर उसको ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया रिसर्चर ने, तो वो उसे इंफॉर्मेशन फर्दर देता है कि ठीक है आप कुछ और लोगों के पास चले जाइए, वो आपको ये चीज देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा। और धीरे धीरे जो सैंपल साइज है उसका दायरा बढ़ते जाता है, वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है और एक यूनिवर्स बन जाता है। तो आप एक से शुरू करें और यूनिवर्स, और यूजुअली क्या होता है कि पहले यूनिवर्स से हम सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों तरह का सैंपलिंग टेक्निक में यूज होता है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने टॉपिक को जब फिक्स करने जा रहे हैं, जब उसको निर्धारित करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत सोच समझ के आपको ये निर्धारित करना है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप कौन से टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे, और ये तभी संभव है। मित्रों, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में पारंगत हासिल करना पड़ेगा, कुशलता हासिल करनी होगी, तभी आप ये समझ पाएंगे। और वो आप रिसर्च करना चुटकियों में आ जाएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे रिसर्च किया जाता है ना। और ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और पीएचडी का जो आपका 3 साल का समय है, पलक झपकते बीत जाएगा, आपको वो टाइम बहुत बड़ा नहीं लगेगा कि अभी 3 साल है, मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, आप तुरंत कर लेंगे। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, चूंकि वो अगर अच्छा है, देखिए एक कंप्यूटर में जो टेक्निकल पर्सन यहाँ हैं वो जानते होंगे, एक प्रोवर्ब है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में आप गार्बेज, अगर कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा, है ना। तो वैसे ही अगर आप जो इनपुट है, बेसिकली जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है वो रिसर्च का इनपुट है। और जब हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, और जब कंक्लूड करते हैं और रिसर्च राइटिंग करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, वो आउटपुट है। यानी हमारा जो इनपुट अगर अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा होगा। अगर इनपुट खराब होगा, यानी गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, तो हमें ये करना नहीं है, हम इसके लिए नहीं आए हैं, है ना।
हम इसलिए पीएचडी नहीं करते हैं या शोध नहीं करते हैं कि हम उसमें से एक कूड़ा निकाल के लिया है, जबकि वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बिल्कुल आपको स्टैब्लिश कर दे एक अच्छे शोधार्थी के रूप में, एक अच्छे रिसर्चर के रूप में। तो ये बात हुई। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि रिसर्च जो प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करते हैं, यानी अपने टॉपिक का जो चयन करते हैं, वो उसके सोर्सेस क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हम उसको कलेक्ट कर, मतलब कहाँ से लाते हैं, क्या होता है उसमें। हाँ, जो टाइटल होता है वो बेसिकली उसमें कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। Most research in the social sciences revolves around 4 P's. P, 4 P के इर्द गिर्द घूमते रहता है जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। पहला P है पीपल, पीपल यानी लोगों का समूह, लोग। दूसरा है प्रॉब्लम्स, समस्याएं। तीसरा है प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। और चौथा है फेनोमेना यानी घटनाएं। यानी 4 P's बहुत जरूरी है, पीपल, प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स एंड फेनोमेना। और इसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोगों को कि मोस्ट रिसर्च स्टडीज कम से कम 2 P's पे डिपेंड करता है, यानी 2 P जरूर, किसी भी रिसर्च स्टडी का टॉपिक जो होता है उसमें 2 P जरूर होता है ना। और वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन वाला 2 रहेगा उस टाइटल में, है ना। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप कौन से प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये शोधार्थी निर्धारित करता है, और शोधार्थी का प्रश्न निर्धारित करता है कि वो जो पीज है वो कौन वाले पीज उसके टाइटल में रहेंगे, है ना। तो पहला जो पी है पीपल, पीपल यानी वो क्या है, वो आपका यूनिवर्स ऑफ स्टडी है। हाँ, तो और जो दूसरा और तीसरा और चौथा यानी प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम और फेनोमेना है, वो क्या है, वो बेसिकली आपका सब्जेक्ट एरिया है कि आप किस सब्जेक्ट एरिया पे काम करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वायलेंस अगेंस्ट या इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडियन वीमेन, ठीक है। एक ये टाइटल हुआ, इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडियन वीमेन। या जो इंडियन वीमेन है वो पीपल है। वायलेंस अगेंस्ट, है ना, जो वायलेंस है, वायलेंस, वायलेंस बेसिकली प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पीपल और प्रॉब्लम, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरह से आप बहुत से इस तरह के टाइटल्स आप खुद से भी सोच सकते हैं। हाँ, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन सोसाइटी, या इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द पीपल ऑफ लखनऊ, या ऑन लखनऊ सिटी, है ना। तो पीपल ऑफ लखनऊ जो हुआ वो क्या है, वो पीपल हो गया, और कोविड-19 जो है वो प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम का या पॉलिसी या प्रोग्राम, मान लीजिए एक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, है ना। वो एक्ट है, इसे मनरेगा बोलते हैं, गारंटी एक्ट, है ना, एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आप इसकी स्टडी करने जा रहे हैं तो ये प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे हम पॉलिसी इवैल्यूएशन करेंगे। तो इस तरह से पीपल, प्रॉब्लम, प्रोग्राम और फेनोमेना। हम फेनोमेना में क्या देखते हैं कि जैसे फेनोमेना किससे करते हैं, आप सभी को पता है, घटनाएं, घटनाओं की स्टडी हम कर सकते हैं। कोई भी एक घटना ले सकते हैं, है ना, उस घटना की स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंटरनेशनल रिलेशंस किए हैं, तो अभी गलवान घाटी में जो अभी हिंसा हुई है, जो हमारे जवानों को मारा गया है, तो उस घटना को, उस फेनोमेनन को आप ले सकते हैं आपके स्टडी में। तो इस तरह से बिल्कुल आपको समझ लेना है कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का जो फॉर्मुलेशन करते हैं उसके 4
स्रोत हैं, 4 सोर्सेस हैं, और वो है पीपल और प्रॉब्लम, प्रोग्राम एंड फिनोमेना। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये एक्चुअली अब मैं आपको कंसिडरेशंस बताती हूँ कि जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने जाते हैं, यानी टॉपिक का निर्धारण करने जाते हैं, तो किन किन बातों को कंसीडर करना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे कि जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है हमारा इंटरेस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आवर नॉलेज, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और रेलिवेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड इथिकल इश्यूज। तो ये सारी जो बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम फॉर्मुलेट करने जाते हैं, यानी समस्या का निर्माण करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होता है, वो ये है कि शोधार्थी का रिसर्च में क्या इंटरेस्ट है, वो कितना, उसे जो टॉपिक है वो उसके लिए कितना रुचिकर है। रुचिकर नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वो 3 साल, क्योंकि हायर एजुकेशन में मिनिमम 3 इयर्स, अब तो यूजीसी के रेगुलेशन चेंज हो गए हैं और फिर एक्सटेंशन मिलता है। तो मान लीजिए 4 साल, या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितने साल का प्रोजेक्ट है, किसी का 5 साल का हो सकता है किसी का 1 साल का हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो बहुत ही एक्चुअली ये टाइम कंज्यूमिंग होता है शोध करना। शोध बहुत लंबे टाइम तक हम करते हैं, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल जो शोधार्थी है उसे बिल्कुल वो उसके लिए अगर इंटरेस्टिंग होगा तो वो बहुत ही मेटिकुलसली उस रिसर्च को कंप्लीट कर पाएगा। दूसरा जो कंसिडरेशन है रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में, वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ योर नॉलेज, यानी आपका जो उस विषय विशेष में जो आपका ज्ञान है, वो ज्ञान का एक्सटेंट कितना है, आप कितना ज्यादा जानते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जितना जानेंगे, है ना, इसीलिए आपके सुपरवाइजर्स या सभी आपको बार बार बोलते हैं कि जाइए आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, आप लिटरेचर का रिव्यू करिए, आप जो साहित्य है, जो आपके रेलेवेंट साहित्य है, यानी आपके टॉपिक से संबंधित जो साहित्य है, आप उनको बार बार पढ़िए। बच्चों को ये लगता है कि मुझे तो बार बार लाइब्रेरी क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे ये कारण होता है कि आप में इतना ज्ञान आ जाए, इतनी समझ आ जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, कि आप खूब आराम से आप आगे रिसर्च कर पाए। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा आप उतना ही अच्छा आपका रिसर्च निकल के आएगा। ठीक उसी तरह से जितना आप दही को मथते हैं उतना ही अच्छा बटर और घी निकल के आता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कंसिडरेशन मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ योर नॉलेज। और तीसरा कंसिडरेशन है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणाओं का मापन। देखिए, यदि आप अपने शोध में अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं तो आपको ये बिल्कुल ये ध्यान में रखना होगा कि वो अवधारणाएं मेजरेबल हो, मापन योग्य हो, मापनीय हो, है ना। क्योंकि तो कैसे आपको पता चलेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर वो शोध या वो जो अवधारणा है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि हमने इस अवधारणा का प्रयोग किया है, उसके ये इंडिकेटर्स हैं या उसके ये पैरामीटर्स हैं, और उन सारे पैरामीटर्स को आप एग्जीक्यूटेबल उसको मेजरेबल करने में, उसको माप करने में आप सक्षम है, ये आपको सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा। अच्छा, अब है नेक्स्ट जो है चौथा कंसिडरेशन है, वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है। ये पहले भी बार बार बता चुकी हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और
अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल पारंगत होना है, जिससे कि आप जो प्रीवियस स्टडीज है उसमें जो गैप्स हैं उसको बिल्कुल आप अच्छे से इजीली आइडेंटिफाई कर सके, और इसी के लिए लिटरेचर रिव्यू या साहित्य की समीक्षा कराई जाती है। और जो अब नेक्स्ट कंसिडरेशन मैंने आपको बताया वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों की उपलब्धता। यानी आप जो शोध का जो आपका टॉपिक है, आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उपलब्ध हैं। जैसे कि अब ये सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत से डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं, JSTOR है, एमराल्ड है, बहुत से डेटाबेसेस हैं। जो लॉ के लोग हैं, कानून की जो पढ़ाई करते हैं, वो मनुपात्रा जिसमें कि सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से बहुत से डेटाबेसेस हैं जो कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इस पे ज्यादा आपको एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है और ऑनलाइन लाइब्रेरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग माय यूनिवर्सिटी, सबने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस का दे रखा है। और सब लोग बिल्कुल सिर्फ यही अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप इजीली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, MIT का मैं खुद ही एक्सेस करती हूँ, आप खूब आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन और कोविड पैंडेमिक के चलते सबको ओपन कर रखा है लोगों ने, या आप उनको फोन करके या ईमेल भेज के पासवर्ड ले सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो खैर इस तरह से मेरा कहने, ये तो मैंने थोड़ा किस तरह से आप एक्सेस करेंगे ये बता दिया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि शोध प्रक्रिया जब हम आप अपने टॉपिक का चयन करते हैं तभी हमें ये फिक्स कर लेना, ध्यान देना होता है कि ये बिल्कुल नया टॉपिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है डेटा की तो आपको रिसर्च नहीं करना है, उस पर भी होता है और उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा रिसर्च प्रारंभ करने के पहले कि अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसको एक्सेस करना है, अगर नहीं अवेलेबल है तो हमें ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज को अडॉप्ट करना होगा, जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं कि हाँ ठीक है नहीं है अवेलेबल डेटा लेकिन हमें तो रिसर्च करना ही है इस टॉपिक पे, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम कुछ और दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे इसके लिए, है ना, या उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे और रिसर्च करेंगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो भी हम रिसर्च करते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें टॉपिक फाइनलाइज करने के पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड सेकेंडरी सोर्सेज उपलब्ध हैं कि नहीं, जैसे जर्नल्स, बुक्स, पब्लिश रिपोर्ट्स, ऑफिस रिकॉर्ड, सेंसस डेटा एक्सेट्रा। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इथिकल इश्यूज से रिलेटेड, नीतिगत मुद्दों से रिलेटेड, जिसका हमें बहुत ध्यान देना होता है। हम किसी ऐसे रिसर्च क्वेश्चन के प्रत्यक्ष या मान लीजिए कि हम कोई ऐसा सेंसिटिव क्वेश्चन ना पूछ ले किसी रेस्पोंडेंट से जिससे कि वो या तो बहुत दुखी हो जाए या वो बताने के मतलब हमें अपने आप को रिफ्रेन करना है बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछने से, या बहुत एम्बिगुअस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना है, या कुछ ऐसा उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगना है जिसको बिल्कुल पब्लिक कर देने पे या उसको सार्वजनिक कर देने पे उस व्यक्ति विशेष को बहुत हानि हो जाए। तो हमें बहुत सी नीतिगत बातों को ध्यान देना होता है जब हम टॉपिक फिक्स करते हैं या उसका चयन करते हैं उसी वक्त। अब मैं आपको रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के विभिन्न स्टेप्स बताऊंगी। अब फाइनली अब जब मान लीजिए अब हम टॉपिक बिल्कुल फिक्स करने जा रहे हैं, है ना, तो हम कौन कौन से उसमें चरणों को फॉलो करेंगे। पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड थीम और सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट, यानी आपका जो जिस पे रिसर्च करना है, आपको जिसमें रुचि है, जिस विषय पे, उससे एक ब्रॉड थीम आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये ब्रॉड थीम कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है ये ग्लोबलाइजेशन, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन हो सकता है, या एल्डरली पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ब्रॉड या कल्चरल स्टडीज हो सकता है, या क्रॉस कल्चरल स्टडी हो सकता है, इंटर रिलीजन, है ना, मतलब दो, मतलब धर्मों का हो सकता है, कास्ट का, कोई भी ब्रॉड आप थीम सोच सकते हैं, है ना। दूसरा स्टेप क्या है कि आप ब्रॉड एरियाज को आपको अब सब एरियाज में डाइसेक्ट करना है, छोटे छोटे खंडों में बांटना है। मान लीजिए क्या वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आपका एक ब्रॉड थीम है, यानी महिलाओं के प्रति हिंसा, तो उस ब्रॉड थीम को स्टेप 2 में हम उसको डाइसेक्ट करेंगे। डाइसेक्शन सुना होगा कि Am I visible? Yes, ma'am. Continue. करंट एक्चुअली चली गई थी, मुझे लगा मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया होगा। इट्स ओके, थैंक यू। ठीक है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि आप जब एक ब्रॉड एरिया फिक्स करते हैं तो उसके बाद उसको सब एरियाज में डाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के प्रति हिंसा आपका ब्रॉड एरिया है, तो इसको हम किस तरह से डाइसेक्ट करेंगे? जैसे कि इसके बहुत से पार्ट्स हो सकते हैं, तोड़ सकते हैं हम, जैसे प्रोफाइल ऑफ द विक्टिम्स, हाँ, प्रोफाइल ऑफ द परपेट्रेटर्स, या रीजन ऑफ वायलेंस, या जो मतलब इस तरह से आप ये टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, कि फिजिकल वायलेंस होता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस हो रहा है, या सेक्सुअल वायलेंस है, या इसके पीछे का रीजन क्या है ना, या वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट है, या इस तरह से। तो आप एक ब्रॉड थीम को, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को आप अलग अलग सब थीम्स में डाइसेक्ट करते हैं दूसरे चरण में। तीसरा चरण कि जब ये जितने भी आपने सब थीम्स या सब एरियाज को डाइसेक्ट किया, उसमें से किसी एक जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर स्टेप 4 में करते हैं कि आप रिसर्च क्वेश्चंस को आप रेज करते हैं। हाँ, अब शोध प्रश्न को बनाते हैं कि क्या क्या आपको करना है। ये तो मेरा सब एरिया हो गया, ये फिक्स हो गया, क्या मुझे इस पे करना है। मान लीजिए कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पे ही अगर किसी व्यक्ति को डोमेस्टिक वायलेंस उसका एक प्रकार है, घरेलू हिंसा पे करना है, उसने फिक्स कर लिया उतना ये सब एरिया। अब क्या है कि उस पे अब घरेलू हिंसा पे वो प्रश्न जनरेट करेगा, वो रेज करेगा, ठीक है। और पांचवा जो स्टेप होता है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्यों का निर्धारण। यानी इसमें क्या करते हैं कि जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उसी के बेसिस पे हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। जैसे अब देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स में, बहुत ही फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है इन दोनों के बीच में, जिसको एक को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, दूसरे को शोध प्रश्न कहते हैं। बेसिकली होता तो दोनों एक ही है, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस के रूप में, जैसे कि टू नो, टू फाइंड आउट, टू एग्जामिन, टू डिटरमाइन एटसेट्रा। तो ये जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल हम एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, और एक सिंगल सेंटेंस में होता है, और बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल जिस्ट होता है पूरे स्टडी का, वो दिख के पता लग जाता है कि आप स्टडी किस पे कर। कर रहे हैं, अगर उसी पर कॉल वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। क्या मेरिट जो है चीज की, क्या वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, स्ट्रिक्ट जो रूल है उसको फॉलो किया गया। उसके लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जस्टिस
मुस्लिम नाम था, मेरे ध्यान से निकल रहा है। आई विल टेल यू, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बताऊं। एक जज थे जो वो उस समय उन्होंने पासपोर्ट कहीं जाने के लिए उन्होंने कहीं अप्लाई किया होगा, पासपोर्ट उनके पास था, कहीं बाहर जाने का उनका प्लान था। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया गाजियाबाद कोर्ट ऑफिस के द्वारा, पासपोर्ट ऑफिसर के द्वारा। वो भी रिट के अंदर गई उसी तरीके से जैसे एक गोपालन साहब गए थे, और उन्होंने भी ये बात कहा कि मुझे आर्टिकल 19 के अंदर मुझे बाहर जाने की मतलब मेरा राइट है, माय फंडामेंटल राइट। अब आप ये देखिए, आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँ कि अगर जिस टाइम पे जब AK गोपालन केस था उस अब मैं दिख रही हूँ, am I visible? हाँ मैम दिख रही है। एक्चुअली करंट चला गया था, मैंने फिर से कनेक्ट किया तो अब ठीक है। ओके तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से हम बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से हम एक ब्रॉड थीम को सेलेक्ट करते हैं, उसको सारे स्टेप्स को मैंने आई थिंक मैंने बता दिया था कि उसको डाइसेक्ट करते हैं सब एरियाज में से जो एक इंटरेस्टिंग होता है, आपको अच्छा लगता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर आप रिसर्च क्वेश्चंस को रेज करते हैं, और नेक्स्ट जो स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप होता है, वो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होता है, यानी उद्देश्यों का निर्धारण। और उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली शोध प्रश्नों पर ही आधारित होता है, या तो हम शोध प्रश्न लिखेंगे या तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और दोनों के लिखने का जो अंदाज, जो स्टाइल होता है, वो बहुत ही उसमें माइनर डिफरेंस होता है। एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस हम उसमें बनाते हैं, कि जैसे कि लिखते हैं कि टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ मान लीजिए, तो टू एग्जामिन, टू डिटरमाइन, इस तरह से जो लिखने का जो तरीका है, जो पूछने का तरीका है या सेंटेंस बनाने का तरीका है, वो इस तरह का होता है। जबकि जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसमें नोट ऑफ इंटरोगेशन, जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और वो एक सेंटेंस की तरह पूर्ण विराम के साथ नहीं रहेगा, उसमें प्रश्न सूचक एक नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा, है ना। तो इस तरह से ये 5 स्टेप हुआ। छठा जो स्टेप है वो है एसेस योर ऑब्जेक्टिव्स। आप एसेस करिए, अब तो आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि आपके शोध का ये उद्देश्य है, तो आप उसको एसेस करेंगे, उसको तौलेंगे, उसको वे करेंगे कि वाकई ये फिजिबल है कि नहीं, ये हमसे हो पाएगा कि नहीं, वो कर पाएंगे कि नहीं, है ना। और कैसे एसेस करते हैं कि हम अपने ढेर सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे टाइम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या टेक्निकल एक्सपर्टीज है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमें डेटा प्रोसेस करना है, तो हम SPSS यूज करेंगे, कि स्टाटा यूज करेंगे, या R करेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, या सिंपल हम एक्सेल पे कर लेंगे, या मैनुअली करेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान दे दीजिए कि आप कितना, आपके पास एक्सेस है, आपकी कितनी पहुंच है उन रिसोर्सेज तक, आपके पास वो है कि नहीं। तो उसकी फिजिबिलिटी को आप चेक करें, एसेस करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेज 6 में, और स्टेप जो 7 है उसमें आप फाइनली जब आप पूरा प्रोसेस फिक्स कर देते हैं, आपका टॉपिक बिल्कुल डिसाइड हो जाता है, तो उसको डबल चेक करें कि वेदर यू आर
really interested to conduct the study, or I have adequate resources to undertake it, etc. इस तरह के प्रश्नों का उत्तर वो स्वयं आप ढूंढने का प्रयास करें, और इस प्रकार आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो बनता है, यानी शोध समस्या का फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और ये पूरा शोध समस्या का चयन या उसका निर्माण किस तरह से करेंगे, ये मैंने अभी आपको बता दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंटली सुना। अब यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और इसको ऑन कर सकते हैं आप। विनीता जी, आप अपने वीडियो को ऑन कर दीजिए। हाँ, thank you ma'am, very informative lecture. Now I would like to call Dr. Kranti and Dr. Raghavan for question answer session. हेलो विनीता जी, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। जया मैम, सबने सिर्फ तारीफ ही की है, कोई क्वेश्चंस तो हमें मिले नहीं। बस एक ही क्वेश्चन था जो कि आपने बाद में सॉल्व कर दिया। मिस्टर दिवाकर सिंह ने पूछा था, आई एम वेरी सॉरी बट द फोकस वाज मोर ऑन शुड बी रेदर देन हाउ। मतलब उनका कहना था कि आपने ये बताना चाहा कि ऐसा होना चाहिए, ये बताया कि कैसे होना चाहिए, तो जो कि आपने उसके बाद में पूरा डिस्क्राइब कर दिया, तो मेरे ख्याल से दिवाकर जी का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। राघवेन सर, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए सर। इसमें एक क्वेश्चन अश्विनी शर्मा जी पूछ रहे हैं। हाँ मैम, एक क्वेश्चन अश्विनी शर्मा जी पूछ रहे हैं, हाउ सब्जेक्टिव रिसर्च विल बी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक्चुअली एक सेकेंड, आपका वीडियो आ जाए। मैं ले रही हूँ, डिस्ट्रप्शन तो नहीं हूँ? No, ma'am. You can visible. You are visible, ma'am. सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक दूसरे का बाइनरी ओपोजिशन है, बिल्कुल अलग है, जैसे दिन और रात, प्रकाश, तो एक तरफ वस्तुनिष्ठता है, दूसरी ओर व्यक्तिनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता में हम देखते हैं अपने द्वेष और अपने भाव और संवेदन सबको बिल्कुल अलग रख के एक वस्तु की तरह किसी भी घटना, किसी भी तथ्य का अध्ययन करते हैं। दूसरा है व्यक्तिनिष्ठता, जैसा कि मैक्स वेबर ने कहा है कि अपने आप को आप दूसरे व्यक्ति को पे रखिए, उसी के सारे जो कल्चरल सेटिंग में आपको रख के आप जज करें। जैसे कि एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात आती है, जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, सापेक्षतावाद की बात करते हैं। एक एग्जांपल आता है मसाई जनजाति जो अफ्रीका में है, कि मसाई जनजाति में किस तरह से लोग जंतरी का एक्सचेंज, प्रणाम, जैसे हम लोग अपने भारतवर्ष में सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो प्रेजेंट का एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। तो ये अगर हम उसको सब्जेक्टिवली ना देखें, हम अगर उसमें थोड़ा बायस्ड हो जाए तो हम बोलेंगे ये कौन सा तरीका है, ये तो बिल्कुल अनसिविलाइज टाइप का है, या अच्छा नहीं है, अनसिविलाइज नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह से भी कोई जज कर सकता है इन तथ्यों को। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ठीक उसी तरह जिस तरह से हम अपने यहाँ अभिवादन करते हैं, उनके यहाँ भी वो अभिवादन का एक तरीका है, यानी अपने आप को हम उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो सेटिंग है उसमें रखते हैं और वो समझते हैं, उस फेनोमेना को, उस तथ्य को समझते हैं, तो वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कहलाता है। और बिल्कुल ये अलहदा है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और शायद बोलने के क्रम में मैंने कहा कि बिल्कुल बैलेंस्ड, मतलब बिल्कुल साइंटिफिक, दोनों साइंटिफिक है, दोनों अप्रूव्ड है। आजकल क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है ना।
तो ये है, ये मैं कहना चाहती थी। दोनों मिक्स्ड नहीं है, दोनों थैंक यू अलग। मैम। वन मोर क्वेश्चन आस्क्ड बाय 2 पार्टिसिपेंट्स। मौसमी साहा पूछना चाह रही हैं, स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ओनली पॉइंट वाइज प्लीज रिपीट वंस मोर। ओके, स्टेप्स फिर से जी, ओनली पॉइंट वाइज। ठीक है। पहला जो पॉइंट है कि आप ब्रॉड थीम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम से आप दूसरा जो स्टेप है उसमें आप ब्रॉड थीम्स को डाइसेक्ट करिए और डाइसेक्ट करके सब थीम्स को आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या है सब थीम्स। अब वो जो सब थीम है उसमें भी ढेर सारे सब थीम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें आप जज करिए कि वो जितने भी सब थीम्स हैं उसमें बेस्ट सब थीम आपको कौन सा है और कौन सा आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको फाइनल करते हैं। और फिर वो सब थीम जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप फिर उससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस को रेज करते हैं और फिर रिसर्च क्वेश्चंस को रेज करने के बाद उसी के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने के बाद आपको एसेस भी करना है कि आप कितना, आपका जो रिसर्च है, आपका जो टॉपिक है वो फिजिबल है कि नहीं, सारे प्रोसीजर्स आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं, और आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। आपके पास अगर टाइम और मनी और ह्यूमन रिसोर्सेज है तो वो कितना है और किस तरह से आप इसको, आपको एसेस करना है, उसको वे करना है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स जो आपने निर्धारित किए हैं और उसके बाद उसको डबल चेक करना है फिर से, है ना। तो इस तरह से जया मैम जी, राघवेंद्र सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ पूछिए मैम। हेलो जया मैम आप सुन सकती हैं मैं? जी जी, गीता मैम बोल रही हैं। मैम एक अशोक जी का एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, अशोक जी का क्वेश्चन है, व्हाट रिसर्च मेथड विल बी एप्रोप्रिएट ऑफ क्या मैम? आप सुन नहीं दे रहे हैं। अशोक जी का सवाल है कि कोविड-19 हाँ एनालिसिस। मैम रुकिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हेलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ मैम, 1 मिनट होल्ड करिएगा। What research method will be appropriate for examining impacts of COVID-19 on health outcomes? हेल्थ आउटकम्स रिसर्च में कौन सा रिसर्च मेथड, वो डिपेंड करता है हेल्थ आउटकम्स। देखिए, हेल्थ आउटकम्स पहले तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हेल्थ आउटकम्स किसका है ना, किसके लिए, मतलब आप कंट्री लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं, ग्लोबल हेल्थ आउटकम्स की बात करते हैं, और या फिर किसके लिए करना चाह रहे हैं, आप पर्टिकुलर जेंडर या एल्डरली के लिए करना चाह रहे हैं, है? तो डिपेंड करता है। देखिए, आपका बहुत ही स्पेसिफिक, सबसे पहले आपका टॉपिक होना चाहिए और उसपे जो मेथड है ना, तो मेथड ऑब्वियसली जब आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया है कि ठीक है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बेसिस पे, उसके आंकड़ों के आधार पे आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए क्वारंटीन, कोविड-19 में लोगों को सेल्फ क्वारंटीन भी, होम क्वारंटीन भी रखा गया है, तो वहां भी हेल्थ आउटकम्स है, हॉस्पिटल्स में भी हैं, आप सबको लेके चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पहले देखिए, आपने एक कह दिया, एक ब्रॉड थीम कह दिया, ब्रॉड थीम के आधार पे ही आपको बहुत स्पेसिफिक एक थीम फिक्स करना होगा और ऑब्जेक्टिव्स आपको डिटरमाइन करने होंगे। तो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन हो जाएंगे तभी उन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। एक एक ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है
हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही आप उसमें मेथड और टेक्निक आप लगा सकते हैं। तो सिर्फ वन लाइनर बोल देना कि कोविड-19 के क्या हेल्थ आउटकम्स है, इसका कैसे यूज, ऐसे तो बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका देखने का क्या नजरिया है ये आप डिसाइड करेंगे कि आप चाहते क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करनी होंगी। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपको हाइपोथेसिस फिक्स करना होगा, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से टूल्स को यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टेप बताया, जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। तो टॉपिक में ही ये आपको डिसाइड करना है। तो मेथड्स देखिए, आप सारे मेथड्स, मैक्सिमम बहुत ही मेथड्स अभी हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो है ब्रॉडली, तो आप क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते हैं। आप सभी जगह से आंकड़ों को लेके हॉस्पिटल्स में रिकॉर्डेड है, या मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो हमारे यहाँ रिपोर्ट आता है, हाँ, वहां से आप ले सकते हैं आंकड़ों को। हाँ, कोविड में कितने लोग रिकवर हुए, कितने की डेथ हुई, और कोमॉर्बिडिटीज क्या है, उसमें भी बहुत सी बातें हैं, है ना। कि मान लीजिए कि सिर्फ कोविड से लोग बहुत सा, देखिए ये तो कोविड ऐसा अनएक्सपेक्टेड है कि बहुत आप फॉर्मली कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है न्यूज के आधार पे और जितने भी पेपर्स और उसके आधार पे, वो ये है कि कोविड-19 की जो मॉर्बिडिटी है या फर्टिलिटी रेट है, वो बेसिकली कोमॉर्बिडिटीज जो है, मान लीजिए जिनको क्रोनिक डिजीज है, जिसको कैंसर है, रीनल डिजीज है, किडनी का डिजीज है, या डायबिटीज है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या जिसका एज बहुत ज्यादा है, वहां पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरह से अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज पे करना चाहते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि एक तरीका और है कि आप इंपिरिकल स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सिर्फ टाइटल बताने से नहीं होगा, उसका मेथड और टूल, आपको ऑब्जेक्टिव्स बताना होगा। वो तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितना कुछ अभी बता सकी थी बता पाई, है ना। अदरवाइज वही ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स करना पड़ेगा, है ना। उसके आधार पे हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि हाँ, इसमें यही टूल्स, यही टेक्निक, ये सैम्पलिंग टेक्निक लगेगा, ये वाला मान लीजिए कि हमें क्वेश्चनर का इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चनर का किसको इस्तेमाल करेंगे, अभी लॉकडाउन है, या तो ईमेल से भेजें, बाय पोस्ट तो मुश्किल होगा, हालांकि एसेंशियल सर्विसेज में है पोस्टल, है ना। तो बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सी चीजें हैं, और एल्डरली से या बच्चों से आप नहीं पूछ सकते क्वेश्चन ऐसे, तो आपको प्रश्न वो साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बहुत सी लिमिटेशंस है कोविड-19 में, बहुत सी सीमाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें इंटरेक्शन भी नहीं करना है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये ह्यूमन इंटरेक्शन से फैलता है ना। तो आपको सारी बातों को ध्यान में रख के अपने मेथड्स, अपने टूल्स और टेक्निक्स का चयन करना पड़ेगा। जया मैम। जी, हेलो। हाँ जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मीनाक्षी शुक्ला का है। क्या हिंदी साहित्य में डेटा कलेक्शन की आवश्यकता है? डेटा कलेक्शन हिंदी साहित्य में, देखिए अब डिपेंड करता है। देखिए हिंदी साहित्य में जो यूजुअली जो कि मतलब एक सोशल साइंटिस्ट का मेरा जो अपना विचार है, कंटेंट एनालिसिस आप कर सकते हैं, अंतर वस्तु विश्लेषण जिसको कहते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस में हम मानिए कि नॉवेल्स को लेते हैं, या मान लीजिए कि जितने उपन्यास हैं, हाँ, जो शास्त्रीय, जो क्लासिकल है, या मान लीजिए कि आपका एक टॉपिक है कि आप कृषक समाज, एग्रेरियन जो सोसाइटी पे जो लिखा हुआ है, या ग्रामीण समाज में उपन्यास लिखा है ना, उन उपन्यासों का आप कंटेंट एनालिसिस करना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद, है ना,
मुंशी प्रेमचंद जी अपने आप में इन्होंने इतना उपन्यास इन्होंने लिखी है, अब उनका कंटेंट किस हिसाब से करना है। तो निर्मला है, कफन है, गोदान है, इस तरह से बहुत से और बहुत सी है, मैंने अभी 3 ही उनका एग्जाम्पल दिया। तो उनके यहाँ से तो कंटेंट एनालिसिस जो सोशल साइंस में भी बताया जाता है, कैसे कंटेंट एनालिसिस क्या करते हैं, उसमें उसको डेटा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कंटेंट एनालिसिस को कोडिफाई भी किया जाता है। जब आप बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तो कोडिफाई किया जाता है। तो बेसिकली देखिए, हिंदी साहित्य में इस तरह का अध्ययन किया जाता है और जो पहले से अवेलेबल है और किस तरह से आपको करना है। या मान लीजिए एक और प्रश्न हो सकता है हिंदी साहित्य में, मान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी का या शरद चंद्र जी का जो साहित्य है उसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा है ना, या जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसका लोगों पे क्या प्रभाव है। वो तो जो लोगों पे जब प्रभाव आप देखेंगे तो उसको आप मतलब कर सकते हैं आंकड़ों के आधार पे, जो आपका प्रश्न था। ऐसे आप कर सकते हैं जी मैम। आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुशर्रफ अली का है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे लिखेंगे? रिसर्च का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे लिखेंगे, इस बात पे थोड़ी चर्चा टॉपिक पे। किस टॉपिक, मतलब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन जनरल। चलिए मान लीजिए कोई भी टॉपिक है ना, तो आप कह रहे हैं कि सैद्धांतिक उसका जो फ्रेमवर्क है वो कैसे लिखेगा। तो कोई भी मान लीजिए जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है ना, तो ग्लोबलाइजेशन पे जितने भी सिद्धांत हैं या जेंडर है, हाँ, या मान लीजिए आपको पेट्रियार्की पे स्टडी करनी है कि पेट्रियार्की पे कितने लोगों ने लिखा है ना, वो उन्होंने जो थियरीज दी हैं, है ना। मान लीजिए फेमिनिस्ट थियरी है, तो फेमिनिस्ट थियरी कितनी है, तो कुछ रेडिकल है, सोशलिस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ब्लैक फेमिनिज्म है। तो ये सारे जो थियरीज हैं आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करिए, आपने जो टॉपिक लिया है ना उसके उन थियरीज के लेंस से अपने टॉपिक को देखिए और उसको संदर्भित करिए, है ना, तभी आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको थियरीज को पढ़ना होगा, है ना। जैसे मॉर्टन की थियरी है, मिडिल रेंज थियरी, है ना। तो या मॉर्टन ने जो मिडिल रेंज थियरी किया, जो उन्होंने फंक्शन और डिसफंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन को बताया है, तो उसको आप जैसे कि अभी का जो वर्तमान समय परिप्रेक्ष्य है कोविड-19, हाँ, या फिर मान लीजिए जो गलवान घाटी में जो अभी जो हिंसा हुई है, हाँ, तो उसको आप उस परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं, है ना, कि मैनिफेस्ट फंक्शन तो मतलब ये डिसफंक्शन है, इतने लोग मर गए हमारे, है ना, लेकिन उसका जो लेटेंट फंक्शन ये है कि छुपा हुआ जो फंक्शन है कि हम सब में बहुत नेशनलिस्ट फीलिंग, सब सॉलिडारिटी, कि हम सभी एक हैं अपने देश के लिए, है ना। तो डिपेंड करता है, इस तरह से हम सोचते हैं, इस तरह के फ्रेमवर्क को हम कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। अपना जो टॉपिक है उसको उसी से रिलेटेड, लेकिन आपको इसके लिए पहले सारे थियरीज, इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पारंगत होना पड़ेगा, तभी आप उसके लाइट में, उसके लेंस से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, इश्यू को या फेनोमेना को देख पाए। आई थिंक कोई क्वेश्चन और है? मोस्ट ऑफ द नहीं मैम, क्वेश्चंस हो गए हैं, जिनके हैं वो
ऐसे हैं कि जो स्टैट वगैरह में सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो जो फॉलोइंग स्टैट के लेक्चर्स होंगे उनमें मैक्सिमम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। ठीक। तो मैं डॉक्टर पूनम को इनवाइट करती हूँ फॉर वोट ऑफ थैंक्स।